आज मेरे प्रिय छात्रों, आज हिंदी पाठ्यपुस्तक में से ठेस पाठ पढ़ने वाले हैं। ठेस यह एक पूरक पठन है। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कलाकार कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म, जाति, वर्ग का हो, कलाकार कलाकार ही होता है। उसे अपने कला पर अभिमान होता है। उसके स्वाभिमान को ठेस अगर कोई पहुंचाता है तो वह कभी बर्दाश्त नहीं करता। प्रस्तुत कहानी में सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया है। बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार फणीश्वर नाथ ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। सिरचन के हाथों में जो कला है वह है मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी। शीतल पाटी मतलब चटाई। बांस मतलब बांबू की तिलियों की चिक मतलब पर्दे। मूंछ की रस्सी मतलब छिलके से बने रस्सी के जाले और ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी बनाता है। ये वस्तुएं बनाकर वह अपना पेट पालता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। अब हम पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेगार समझते हैं। बेगार मतलब बिना मजदूरी के जबरदस्ती लिया गया काम। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचंद राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचंद को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। चटोर यानी कि स्वाद लोलू। फिर भी एक समय था जब उसकी मड़ैया यानी कि झोपड़ी के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा? भोग यानी कि भोजन। माँ हंसकर कहती, जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी करना मतलब बेइज्जत करना। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। नाखून से काट कर यानी कि थोड़ा सा। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना ये सीखा है? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही हूँ तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। उसकी ननद रूठी हुई है।
मोती की शीतल पाटी के लिए। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सौंधी सूंघ सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बधारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई, काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। देखो ये अधकपला सिर यानी कि अर्धशीशी माथा दुख रहा है। धन्यवाद।